नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आपको सुना रही हूँ दुर्गेश नंदिनी उपन्यास का 7वां भाग। चलिए सुनते हैं। विमला कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। विमला प्रसन्न थी, उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। विमला जगत सिंह के लौटने की प्रतीक्षा में थी कि तभी आम्रकानन में गंभीर निनाद हुआ। विमला चौंकी, वो डर गई। सिंह द्वार के अलावा आम्रकानन में तुरही की ध्वनि कभी नहीं होती। फिर इतनी रात को ये ध्वनि कैसे? आज रात में जो जो घटनाएं हुई थी उन सब का उसे स्मरण हो आया। विमला का मन कहने लगा, ये किसी विशेष अमंगल की सूचना है। वो खिड़की के पास जाकर आम्रकानन की ओर देखने लगी। जंगल में विशेष कुछ दिखाई न दिया। विमला कमरे के बाहर निकली और गढ़ के ऊपर जाने वाली सीढ़ी से चढ़कर किले के ऊपर जा पहुंची। उसने ध्यान से आम्रकानन की ओर देखा, परंतु अंधकार में फिर भी कुछ दिखाई न दिया। विमला नीचे लौट रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधों का स्पर्श किया। विमला चौंक कर पीछे घूमकर देखी तो एक सशस्त्र पुरुष खड़ा था। विमला निश्चल हो गई। चित्कार न करना, सुंदरियों के मुंह से चित्कार भली नहीं लगती, उस व्यक्ति ने कहा। विमला को डराने वाला वो पठान सैनिक था। उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं थी। विमला के मन में यदि शांति लौट आती तो वो देखती कि उस पुरुष में और जगत सिंह में कोई अंतर नहीं था। उसकी कमर में खंजर लटक रहा था, हाथ में तलवार, उसके पास और कोई अस्त्र नहीं था। चिल्लाना नहीं, चिल्लाने से आपत्ति में पड़ोगी, वो फिर बोला। कुशाग्र बुद्धि विमला क्षण भर को विह्वल हुई, फिर शस्त्राधारी को समझ गई। विमला के पीछे छत का अंत था और सामने सशस्त्र योद्धा। सावधान होकर विमला ने उस सैनिक से पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो, यहाँ किस लिए आए हो? मेरा परिचय जानकर तुम क्या करोगी? तुम दुर्ग में क्यों आए? क्या तुम नहीं जानते कि चोरों को सूली दी जाती है? विमला ने दृढ़तापूर्वक कहा। सुंदरी, मैं चोर नहीं हूँ। तुम दुर्ग में कैसे आए? तुम्हारी ही कृपा से। तुमने द्वार खुला छोड़ दिया था, उसी समय मैंने दुर्ग में प्रवेश किया। मैं तुम्हारे ही पीछे पीछे इस छत पर आया हूँ। तुम कौन हो? तुमको अब परिचय देने में हानि ही क्या है? मैं पठान हूँ। यह परिचय नहीं हुआ। मैंने जाना कि तुम पठान हो, परंतु हो तुम कौन? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम उस्मान खां है। उस्मान खां को मैं नहीं जानती। उस्मान कतूल खां का सेनापति। विमला का बदन कांपने लगा। उसने सोचा किसी तरह भागकर वीरेंद्र सिंह को सूचना दे, परंतु कोई उपाय ही न था। उसके सामने पठान सेनापति खड़ा था। कोई उपाय न देख विमला ने सोचा, जितनी देर बातचीत में बीत जाए उतना ही अच्छा है। हो सकता है कोई प्रहरी गश्त लगाता हुआ उधर आ जाए। उसने बातें की और वह बोली, आप इस दुर्ग में किस लिए घुसे हो? हम लोगों ने दूत भेजकर वीरेंद्र सिंह से अपना साथ देने की प्रार्थना की थी। उत्तर में उन्होंने कहलाया कि हम सेना लेकर दुर्ग में आए। समझ गई, वीरेंद्र सिंह ने आप लोगों से मित्रता न करके मुगलों का पक्ष लिया है, इसलिए आप दुर्ग पर अधिकार करने आए हैं। परंतु आपको तो मैं अकेला देख रही हूँ।
हाँ, इस समय तो मैं अकेला ही हूँ, इसलिए डर कर मुझे रोक रहे हैं। उस्मान खां मुस्कुराकर बोला, सुंदरी, तुमसे केवल तुम्हारे कटाक्ष का भय है, परंतु मुझे उसकी भी शंका नहीं। तुमसे एक भिक्षा मांगता हूँ, दोगी मुझे? विमला ने उस्मान के चेहरे की ओर देखा। तुम्हारे आंचल में जो खिड़की की चाबी है उसे मुझे दे दो। तुम्हें छूकर मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। उस्मान खां बोला। चतुर विमला समझ गई कि सेनापति का अभिष्ट गवाह की ताली प्राप्त करना मात्र है। विमला ने देखा, जो बलपूर्वक ले सकता है उसकी भिक्षा का क्या अर्थ है? न देने पर सेनापति बलपूर्वक ले लेगा। विमला बोली, महाराज, यदि मैं चाबी ना दूं तो आप क्या करोगे? ये कहते हुए विमला ने अपनी ओढ़नी उतारकर अपने हाथ में ले ली और संभल कर खड़ी हो गई। यदि न दोगी तो मुझे बल प्रयोग कर आपके अंग को छूना पड़ेगा, उठा लीजिए। कहकर विमला ने अपनी चादर आम्रकानन में फेंक दी। उस्मान की आंखें उसी ओढ़नी की ओर थी। ज्यों ही विमला ने उसे फेंका, त्यों ही उस्मान ने उसे लपक लिया। उस्मान खां ने ओढ़नी हाथ में लेकर एक हाथ से विमला की कलाई पकड़ी, ताली की गांठ दांतों से खोलकर उसे अपनी जेब में रखा। उसने फिर उसी ओढ़नी से विमला के दोनों हाथ मुंडेरे में कसकर बांध दिए। विमला बोली, ये क्या करते हो तुम? यह मैं प्रेम का फंदा बना रहा हूँ। सेनापति बोला, इस कुकर्म का फल तुम्हें शीघ्र ही भोगना होगा। उस्मान विमला को उसी दशा में छोड़कर चला गया। विमला ने चिल्लाकर शोर मचाया, परंतु किसी ने न सुना। उस्मान उसी राह से उतरकर विमला के नीचे वाले कमरे में जा पहुंचा, द्वार खोला और बाहर निकल गया। उस्मान जोर जोर से सीटी बजाने लगा। उसे सुनते ही पास में छिपा हुआ सैनिक अंदर आया। उसके बाद एक और ने प्रवेश किया। इस तरह बहुत से पठान दुर्ग में प्रवेश कर गए। मेरी आवाज़ सुनने पर तुम लोग बाहर से आक्रमण करना, मेरी बात ताज खां से कह देना। वह व्यक्ति लौट गया। जिस छत पर विमला बंधी पड़ी थी वहाँ जाकर उस्मान ने रहीम से कहा, इस औरत का कभी यकीन न करना शेख, तुम इसके पास रहो। यदि ये भागने या चिल्लाने की कोशिश करे तो वध करने में भी संकोच न करना। जो आज्ञा, कहकर रहीम पहरे पर बैठ गया। पठान सेना दूसरी ओर चली गई। विमला ने जब देखा कि उस्मान अन्यत्र चला गया तो उसने सोचा, अब किसी कौशल से छुटकारा मिल सकेगा। वो उपाय की चेष्टा करने लगी। प्रहरी के कुछ देर खड़े रहने के बाद विमला ने उससे बातें करनी प्रारंभ की। सुंदर रमणी से हर आदमी बातें करना पसंद करता है। विमला उससे इधर उधर की बातें करती रही। रहीम अपने विमला की इतनी उत्सुकता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। विमला धीरे धीरे अपने अस्त्रों को निकालने लगी। जब विमला ने प्रहरी की अंग भंगिमा से जान लिया कि उसके पतन का समय आ गया है तो उसने मीठे स्वर में कहा, तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो शेख? मेरे पास आकर बैठो, बातें करो। प्रहरी अपने को धन्य मानकर विमला के पास जा बैठा। विमला ने देखा कि औषधि ने काम किया है। प्रहरी उसके पास बैठकर आंखें फाड़कर उसे देख रहा था। विमला बोली, शेख, तुम्हें तो पसीना आ रहा है, मुझे खोल दो तो मैं तुम्हें पंखा झल दूँ, तुम फिर मुझे बांध देना। अब मैं जा ही कहाँ सकती हूँ। शेख के मस्तक पर तनिक भी पसीना नहीं था, परंतु विमला पसीना देख रही थी। उन हाथों की हवा फिर उसे कहाँ मिलती। शेख ने विमला का बंधन खोल दिया। विमला ने पहले उसे उसकी ओढ़नी से हवा की, फिर उसे ओढ़ लिया। हाथ बांधने की बात प्रहरी न कह सका।
विमला बंधन खुल जाने पर उसे विशेष सुंदर दिखाई देने लगी। अपने जिस लावण्य को दर्पण में देखकर विमला स्वयं ही मोहित हो जाती थी, उस लावण्य को देखकर प्रहरी अपने आपे में न रहा, वो मंत्र मुग्ध हो गया। शेख, क्या तुम्हारी स्त्री तुम्हें प्यार नहीं करती? क्यों करती है, प्रेम करती है, तो इस बसंत काल में उसने अपने स्वामी को छोड़ कैसे रखा है? मेरा तो एक एक क्षण भी आपको छोड़ने का मन नहीं हो रहा, जी चाहता है आपसे लिपट जाऊं। शेख जी ने ठंडी सांस ली। विमला बोली, शेख, कहने में लज्जा आती है, परंतु यदि तुम मेरे पति होते तो मैं तुम्हें कभी युद्ध में न जाने देती। शेख मंत्र मुग्ध हो गया था। आह, अगर कहीं तुम मेरे पति होते। विमला ने यह कहकर एक ठंडी सांस ली और नैन बान शेख पर कस कर मारा। शेख का माथा चक्कर खा गया। वो धीरे धीरे विमला के और निकट जाकर बैठ गया। विमला भी उसकी ओर सरक गई। विमला ने शेख के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। शेख प्राण रहित सा हो गया। विमला बोली, कहते लाज आती है, परंतु क्या लड़ाई जीत कर घर जाने पर तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? क्या तुम्हें भूल पाऊंगा? शेख ने कहा। अपने मन की बात तुमसे कहूँ? हाँ हाँ, कहो। नहीं, मैं न कहूँगी, तुम भी सुनकर क्या कहोगे? नहीं नहीं, कहो, मुझे अपना गुलाम समझकर कहो। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने पाजी पति को छोड़कर तुम्हारे साथ चल दूं। इतना कहकर विमला ने फिर कटाक्ष मारा। शेख बुरी तरह घायल हो चुका था। उसका मन नाच उठा। तुम मेरे साथ चलोगी? ले चलोगी तो अवश्य चलूँगी। मैं तुम्हें ले चलूँगा। मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। तुम्हारे इस प्रेम का इनाम दूँ। अच्छा लो। यह कहकर विमला ने अपने गले का हार शेख के गले में डाल दिया। पठान स्वर्ग में पहुँच चुका था। विमला बोली, हमारा शास्त्र कहता है कि अपने गले का हार दूसरे के गले में डाल देने से शादी हो जाती है। तब तो तुमसे मेरी शादी हो गई, नहीं तो क्या? ये कहकर विमला चुप हो गई। शेख बोला, अब क्या सोच रही हो तुम? मैं सोचती हूँ मेरे भाग्य में सुख नहीं है। तुम लोग दुर्ग जीत कर चले जाओगे, इसमें क्या शक है? अब जीतने में क्या बाकी है? इसमें एक गुप्त बात है। वो क्या? मैं तुमसे ये बात कहे देती हूँ, शायद तुम इस दुर्ग को ना जीत सको, तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। विमला। शेख मुंह बनाकर सुनने लगा। विमला ने कहने में संकोच दिखाया तो शेख ने उतावला होकर पूछा, ऐसी क्या बात है आखिर? तुम लोग नहीं जानते, इस दुर्ग के पास ही 10,000 सेना लेकर जगत सिंह बैठा है। तुम लोग आओगे यह जानकर वह पहले से आकर यहाँ बैठ गया है। जब तुम लोग जीत कर लौटोगे वो तुम्हारा घेरा डाल देगा, तुम सब उसके घेरे में फंस जाओगे। शेख अवाक रह गया। बोला, तो ये बात है? यह बात दुर्ग में सब जानते हैं, इसलिए मैं भी जान गई। मेरी जान, तुमने मुझे बड़ा आदमी बना दिया। मैं अभी जाकर सेनापति से कह आता हूँ, यह ज़रूरी खबर देने पर मुझे इनाम मिलेगा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। तुम ज़रूर आओगे ना? भूल न जाना मुझे, तुम्हें मेरी कसम। मैं अभी आता हूँ। ज्यों ही शेख हटा त्यों ही विमला भी वहाँ से भागी। विमला ने सर्वप्रथम वीरेंद्र सिंह को सूचना देनी चाहिए। वो सीधे सीधे वीरेंद्र सिंह की ओर दौड़ी, परंतु आधी दूर पहुंचकर उसके कानों में अल्लाहो अकबर, पठानों की जय ध्वनि पड़ी। पठान सेना की जय ध्वनि सुनकर विमला व्याकुल हो उठी। चारों ओर भयानक कोलाहल सुनाई पड़ने लगा। विमला समझ गई कि दुर्गवासी जाग गए हैं। वीरेंद्र सिंह के शयन कक्ष में निकट पहुंचकर विमला ने देखा कमरे में कोलाहल था। पठान सेना
दरवाज़ा तोड़कर कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। विमला ने छिप कर देखा। वीरेंद्र सिंह की मुट्ठी में नंगी तलवार थी और शरीर से रक्त बह रहा था। वो उन्मत्त होकर तलवार चला रहे थे। तभी विशालकाय पठान की तलवार के आघात से वीरेंद्र सिंह की तलवार दूर जा गिरी। वीरेंद्र सिंह बंदी बना लिए गए। विमला लौट पड़ी। अब भी दुर्गेश नंदिनी की रक्षा का समय था। विमला उसकी ओर दौड़ी, परंतु उसने देखा सभी जगह पठान छा गए थे। पठानों के दुर्ग को जीतने में संदेह न रहा था। विमला फिर लौट पड़ी। वो विचारने लगी कि उस विपत्ति की दुर्गेश नंदिनी और जगत सिंह को कैसे सूचना दी जाए। विमला एक कमरे में खड़ी खड़ी चिंता कर रही थी। तभी बहुत से पठान सैनिक दूसरा कमरा लूटकर उसकी ओर आते दिखे। विमला उस कमरे में एक संदूक के पीछे जा छुपी। सैनिक उस कमरे में आकर चीज़ें लूटने लगे। विमला ने देखा कि अब वह बच नहीं सकती। सैनिक और चीज़ें लूटकर संदूक खोलेंगे तो उसे पकड़ लेंगे। विमला का साहस उस समय और बढ़ गया। जब उसने देखा कि पठान सैनिक लूट में व्यस्त थे तो वो धीरे से दबे पांव निकल भागी। सैनिक लूटने में व्यस्त रहे। विमला भागकर कुछ ही कदम बढ़ी थी कि एक सैनिक ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। विमला ने पलट कर देखा तो वह रहीम शेख थे। शेख बोले, आखिर अब कहाँ भागेगी तू, पकड़ ही लिया मैंने। विमला का मुंह हर्ष से खिल उठा। विमला ने सोचा, अब इसी के द्वारा कार्योद्धार होगा। यह सोचकर विमला बोली, चुप रहो, चुपके से इधर आओ। विमला रहीम का हाथ पकड़े हुए उसे दूसरी ओर ले गई। रहीम चुपचाप चला गया। विमला ने निर्जन स्थान देखकर कहा, हरे राम, ये तुमने क्या किया? मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैंने तुम्हें ना ढूंढा हो। शेख चित्त आया। उसका क्रोध जाता रहा। वह बोला, मैं सेनापति को जगत सिंह का समाचार देने के लिए गया था। उनका पता न पाकर फिर तुम्हारे पास लौटा। तुम्हें इस जगह न पाकर तुम्हें ढूंढने लगा। मैंने तुम्हें लौटने में देर हुई देखकर शायद तुम मुझे भूल गए। मैं तुम्हें खोजती फिर रही थी। अब देर क्यों? तुम लोगों का दुर्ग पर अधिकार हो गया है। अब भागने का अवसर ढूंढना चाहिए। आज नहीं, कल सवेरे। मैं बिना छुट्टी लिए कैसे जा सकता हूँ? कल सवेरे सेनापति से छुट्टी लेकर चलेंगे। तब चलो, इस समय मेरे जो गहने हैं उन्हें ले लें। किसी सैनिक के हाथ लग गए तो फिर नहीं मिलेंगे। शेख राजी हो गया। वो विमला के साथ चल पड़ा। विमला रहीम को साथ लेकर अपनी रक्षा की बात सोच रही थी। वे कुछ ही दूर गए तो लूट में संलग्न पठानों से उनका सामना हुआ। विमला को देखते ही वे सब बोले, वाह भाई, शिकार तो बढ़िया मारा है तुमने से, बहुत खूब। रहीम बोला, भाई अपना अपना काम देखो, इधर नज़र न उठाना हमारी चीज़ की ओर। सैनिक शांत हो गए। फिर भी एक ने कहा, रहीम, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, कहीं ये नवाब के मुंह का ग्रास न बन जाए। रहीम के साथ विमला चल पड़ी। विमला रहीम से अपने नीचे वाले कमरे में जाकर बोली, यह मेरा नीचे वाला कमरा है। इस घर की जो जो चीज़ लेना चाहो ले लो। ऊपर मेरा सोने वाला कमरा है, उसमें से मैं अपने गहने ले आती हूँ। यह कहकर विमला ने ताली का गुच्छा उसके सामने फेंक दिया। रहीम संतुष्ट होकर संदूक पिटारे खोलने लगा। विमला पर अब उसका अविश्वास न रहा था। विमला ने कमरे से बाहर निकलकर किवाड़ बंद करके चटकनी चढ़ा दी। रहीम अकेला कमरे में बंदी हो गया। वह वहाँ से बाहर नहीं आ सका। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में दुर्गेश नंदिनी का 7वां भाग। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।